हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशन। ये हमारा लेक्चर 5th है फिजिक्स न्यूमेरिकल्स का, जो चंडीगढ़ के अंदर टीजेटी साइंस जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था 2024 में। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन अ कोयल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स अगर कोई कोयल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट हो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। देन टॉर्क इज फॉर्म, मतलब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ईएमएफ इंड्यूस होगी उसमें, या दोनों होंगे या नन ऑफ द अबव। अब हमें ये पता है कि इफ़ आ करंट कैरिंग कोयल या लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई भी लूप है जो करंट जिसमें फ्लो कर रहा हो, अगर आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क कितना लगता है? BINA साइन अल्फ़ा। B क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। I क्या है यहाँ पे? करंट। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस लूप का। और अल्फ़ा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपको एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन ऑफ अल्फ़ा यहाँ पर यूज करना है। तो जो टॉर्क लगता है वो ये फॉर्मूला है। तो किसी क्वेश्चन में आपको ये सभी वैल्यू दे करके टॉर्क की वैल्यू भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि अगर करंट कैरिंग लूप को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। लेकिन इस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। तो ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना होता है कॉन्टीन्यूसली, तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा कॉन्टीन्यूसली, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, सिर्फ टॉर्क लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा आपका। बट आपको जो टॉर्क है वो कितना लगेगा, इस फॉर्मूले से आप उस चीज़ को नोट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए हेमीस्फेरिकल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल रही होगी। पासिंग थ्रू ए हेमीस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R placed in a uniform electric field E with axis parallel to the field, मतलब उस हेमिस्फीयर की जो एक्सिस है वो पैरेलल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपको ये बताना है कि उस हेमिस्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस R हो उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो इस केस में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये जो है ये उस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस है। अब देखो आपको इस तरह से एक हेमिस्फीयर गिवन है, इस तरह से, और इस हेमिस्फीयर के केस में आपका ये तो उस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है? कैपिटल R है। तो अगर हमें ये पता है कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको गिवन है, और आपको क्या बताना है? ये बताना है कि इस जो हमारा कर्व्ड सरफेस थी, जो हमारी कर्व्ड सरफेस थी, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, ये बताना है आपको इस केस में। लेकिन इस केस को अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर आपका जो सरफेस है वो आपकी कर्व्ड सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस है तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर, मतलब इस कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना, छोटा सा एरिया एलिमेंट, तो वो एंगल क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अगर वो एंगल चेंज होगा तो हम इस
इस जो ये आपका जो कर्व्ड पार्ट है इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो निकालना कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन हमें ये पता है कि नीचे जो सर्कुलर बेस गिवन है उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस कर्व्ड पोर्शन से निकल जाएगी। मीन्स सबसे अच्छा है कि इसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई है उतनी ही इस कर्व्ड पोर्शन से निकली होगी, और इससे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो इसका एरिया वेक्टर तो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, और इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऊपर है, एरिया वेक्टर नीचे, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इनटू में दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है -1, तो इसका कितना आएगा ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये इनकमिंग फ्लक्स है, इस सरफेस के अंदर जा रहा है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स है। और ये आपका क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स। और ये इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। इतना तो गया है, विद माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये माइनस ऑटोमेटिक कह रहा है कि ये इनकमिंग फ्लक्स है। इतना फ्लक्स इसके अंदर गया है तो इतना ही बाहर निकला होगा, तो आउटगोइंग फ्लक्स भी कितना होगा, ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ई इंटू में पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट करें कि ये कह रहा है ये जो आपको इसकी जो कर्व्ड सरफेस है, हेमिस्फेरिकल जो सरफेस है उसके अंदर से निकालना था, तो हमने देखा कि जितना ये जो इसका बेस दिया हुआ है, ये जो गिवन है फ्लैट सरफेस जो है, इसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कर्व्ड पार्ट से निकल जाएगी। तो हमें इससे निकालने से अच्छा है कि हम इसके फ्लैट सरफेस से निकालें, क्योंकि इस केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्ट एंगल है वो चेंज होता रहेगा। चेंज होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम लगाते टाइम हमें प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि हमने निकालना था कर्व्ड सरफेस के केस में, और ये चीज़ चेंज होगी तो एक कॉम्प्लिकेशन होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर ये देखा कि ये जो आपको फ्लैट सर्कुलर जो सरफेस थी उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करी है उतनी ही बाहर निकलेगी। और अब देखो इसमें से जो आपका सर्कुलर सरफेस था उसमें से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एंटर करेगा, ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है, इसलिए इसकी जो पूरी सरफेस होगी उसमें इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ अगर कोई क्लोज सरफेस हो तो इसका मतलब इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, तो इसलिए इसका एंगल 180 डिग्री होगा, कोस 180 -1 होता है। यहाँ पे ये माइनस साइन कह रहा है इतना जो फ्लक्स है ना वो इनकमिंग फ्लक्स है, इसलिए मैंने इनकमिंग फ्लक्स को क्या रख दिया नाम, ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इनकमिंग फ्लक्स अपने आप कह रहा है कि ये जाने वाला फ्लक्स है, ई इंटू में पाई आर स्क्वायर, और इतना ही फ्लक्स क्या होगा आपका बाहर जाएगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करी है उतनी ही बाहर निकलेगी, इसलिए इसका आंसर ई इंटू में पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको मैंने 2 बार रिपीट किया ताकि आप समझ सको कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो इसका जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, पास करेगा, वो होगा ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होल इफेक्ट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। अब आपने होल इफेक्ट बीएससी में पढ़ा था कि होल इफेक्ट जो है क्या काम आता है, तो होल इफेक्ट जो ये क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड है। होल इफेक्ट से आप चार्ज कैरियर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन है या होल्स है, उनकी नंबर डेंसिटी भी निकाल सकते हो और उनकी टाइप्स भी पता कर सकते हो कि वो आपका पी टाइप है या एन टाइप है। तो होल इफेक्ट क्या काम आता है, चार्ज डेंसिटी या चार्ज कैरियर की जो नंबर डेंसिटी है वो भी पता कर सकते हो और उनका टाइप भी पता कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्पज ऑफ मॉडरेटर का इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर यूज करते हो उसका क्या पर्पज होता है, कि चेन रिएक्शन को सस्टेन करना हो, कंट्रोल करना हो रेट ऑफ रिएक्शन को, या डिसिपेट करना हो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जनरेटेड इन द न्यूक्लियर सिस्टम, या ब्रीड मोर फ्यूल्स। तो देखो मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर वो होते हैं जो आपके फ्यूजन रिएक्शन जो होती है ना, यूरेनियम पे एक स्लो न्यूट्रॉन गिरता है, उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उन 3 न्यूट्रॉन में को स्लो डाउन करना है, तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फ्यूजन रिएक्शन। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, उनको स्लो डाउन कौन करता है, मॉडरेटर। तो H2O है, D2O हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम, हाइड्रोकार्बन्स, ये हम मॉडरेटर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम H2O ज़्यादा यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर। तो ये था मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम होता है चेन रिएक्शन को सस्टेन करना, मतलब मेंटेन बनाए रखना चेन रिएक्शन को। तो ये काम किसका होता है, मॉडरेटर का। मतलब जब न्यूट्रॉन स्लो होंगे तभी तो चेन रिएक्शन आपकी चलेगी, तभी तो रिएक्शन होगी, इसलिए चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज करते हैं। फिर था कंट्रोल रोड्स। क्या होती है, कंट्रोल रोड्स होती है कंट्रोल करना हो, मतलब टू कंट्रोल द पावर ऑफ द रिएक्टर बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर फ्यूजन्स। मतलब एक न्यूट्रॉन से जो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3 से फिर 9 बनेंगे, 9 से फिर 27 बनेंगे, तो इस तरह से ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी, तो हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी। और लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चाहिए। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किससे बनेगी, कंट्रोल रोड से बनेगी। वो क्या करती है, जो न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3 में से वो नियरली 2 को एब्जॉर्ब कर लेती है, और 2 को एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो चेन रिएक्शन मेंटेन रहेगी यूनिफॉर्मली, एक रेट से होती रहेगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इसलिए कंट्रोल रोड क्या करती है, कंट्रोल रोड कंट्रोल करती है पावर ऑफ द रिएक्टर को, कि कंट्रोल अमाउंट में पावर देती है रिएक्टर की। कैसे, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके, ताकि वो फर्दर फ्यूजन्स ना कर सके। और ये कैसे होता है, हम कैडमियम की रोड यूज कर सकते हैं, बोरॉन की यूज करते हैं, हैफिनियम, सिल्वर, इंडियम, तो इनकी रोड्स हम यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वर, मतलब एक साइड में कोई पर्सन होता है या फिर एक प्रोग्राम लगा देते हैं, वो रोड एक पर्टिकुलर टाइम पे अंदर बाहर करते रहते हैं और ये उनको एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर होता है कूलेंट्स। कूलेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे उस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो कूलेंट उठ हीट से गर्म हो जाते हैं और बाहर जो वाटर है उनको एनर्जी दे देते हैं, और वो वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्ट्रीम जो है जो इलेक्ट्रिसिटी में जो टरबाइन होती है उसको रोटेट कर देते हैं। मतलब जो कूलेंट्स होते हैं आर पास्ट थ्रू द रिएक्टर कोर, मतलब रिएक्टर का जो कोर है उसके अंदर से पास होता है कूलेंट्स टू रिमूव हीट जनरेटेड बाय फ्यूजन। मतलब जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उस केस में जो हीट जनरेटेड होती है उसको बाहर भी तो लेके जाना है ना, उसी का तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हीट एनर्जी निकलती है उसको कूलेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हीट ऑब्जॉर्ब करके बाहर जो वाटर फ्लो कर रहा होता है H2O उसको गर्म कर देता है, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है भाप में, और वो भाप क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है और जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो कूलेंट के रूप में आप वाटर यूज कर सकते हो, हैवी वाटर यूज कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो, लेड यूज कर सकते हो, NaK लिक्विड सोल्यूशन का आप यूज, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो अपने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मॉडरेटर क्या काम आता है, मॉडरेटर आता है सस्टेन चेन रिएक्शन, कि चेन रिएक्शन को सस्टेन करेगा। कंट्रोल तो कौन करता है, कंट्रोल्ड रोड, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन लेके जाता है सिस्टम की, वो तो कूलेंट लेके जाता है। तो मॉडरेटर क्या करता है, सस्टेन चेन रिएक्शन। तो इसमें मैंने ये तीनों समझा दिए, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोल्ड रोड, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि इसका ये आंसर भी हो सकता था या ये आंसर भी हो सकता था। तो ये था आपका 24 नंबर क्वेश्चन जो चंडीगढ़ के अंदर पेपर में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम। मतलब एक आइडियल गैस को आप एक्सपैंड कर रहे हो फ्रीली, मतलब अपने आप हो रही है अगेंस्ट अ वैक्यूम। अगर बाहर वैक्यूम होगा तो गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा एक्सपैंड होने के लिए। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर या फोर्स नहीं लगेगी, और बाहर से कोई प्रेशर या फोर्स नहीं लगेगी पिस्टन पे, तो उसको एक्सपैंड होने के लिए किसी भी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर क्या होता है? जहाँ से ना तो आप उसको हीट दे रहे हो कंटेनर को, ना ही हीट ले रहे हो। तो द गैस अंडरगो, मतलब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होगा, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो इंटरनल एनर्जी में और टेम्परेचर में, या फिर टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। अब हमें ये देखो, अगर कोई भी ये कंटेनर है आपका, और यहाँ पर बाहर क्या है? वैक्यूम, और गैस क्या हो रही है? एक्सपैंड, मतलब गैस ऊपर की तरफ आ रही है। तो डेल्टा क्या हो? तो जीरो था। आपने इंसुलेटेड कंटेनर ले रखा है, तो ना तो आपने हीट ली है ना ही आपने हीट दी है, तो डेल्टा क्या हो? कितना होगा? जीरो। लेकिन जो डेल्टा डब्लू है वो भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, और वैक्यूम है तो गैस को किसी भी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ेगा एक्सपैंड होने के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा क्या हो? इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो यहाँ पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डेल्टा यू भी कितना आएगा? जीरो। तो डेल्टा यू अगर जीरो है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो नाइदर एन इंक्रीज नोर आ डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी में ना तो इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ। फिर देखिए, एक नाम और दे रखा था आइडियल गैस। आइडियल गैस में किसी भी प्रकार की अट्रैक्शन नहीं होती है मॉलिक्यूल में, तो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन कितनी होगी? जीरो, लेकिन ड्यू टू काइनेटिक की वजह से होगी। इंटरनल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन होगी। तो यू जो इंटरनल एनर्जी थी वो सिर्फ किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। तो ये जो इंटरनल एनर्जी यू थी वो काइनेटिक इंटरनल एनर्जी होगी, जो किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मींस इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ ना ही इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी लिक्विड का या फ्लूइड्स का, विल कैपिलैरिटी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कैपिलैरिटी मतलब कैपिलरी के अंदर जो राइज हो जाता था लिक्विड, वो उसका जो हाइट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये पूछ रहा है। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। तो जो एशेंट फॉर्मूला होता है, एशेंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी कैपिलरी में कितना लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा वो एच हाइट किसके बराबर होती है? 2s कोस थीटा बाय रो जी आर। आर क्या है? रेडियस है कैपिलरी की, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो क्या है? डेंसिटी है उस लिक्विड की, एस क्या है? सरफेस टेंशन है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम। अगर ये एस कम हो जाता है तो एच भी क्या हो जाएगा? कम। तो इसका मतलब जो हाइट है वो कम हो जाएगी। मतलब कैपिलरी के ऊपर जो पानी जितना चढ़ रहा था, जो लिक्विड जितना चढ़ रहा था, वो कम हाइट पे जाएगा। तो इसका मतलब एच क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इसका बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट आप बीएससी में करते हैं। द डायामीटर्स ऑफ ब्राइट रिंग्स का आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ। मतलब जो डायामीटर्स होते हैं ब्राइट रिंग्स के, मतलब न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में डार्क और ब्राइट रिंग्स बनती है, तो उनके जो डायामीटर है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर या हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर।
तो देखिए ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर ब्राइट रिंग्स के लिए जो डायामीटर होता है ब्राइट रिंग का वो ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और डार्क रिंग के लिए जो डायामीटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पर आपको ब्राइट रिंग का क्या पूछ रहा था, डायामीटर पूछ रहा था, किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।